Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Aqib and I will be teaching you science. कैसे हैं आप सब? आज हम चैप्टर नंबर 8 का लास्ट सेक्शन एंजाइम्स को कवर करेंगे and we'll study enzymes and with that we will end this chapter today इंशाल्लाह. चलते हैं बोर्ड की तरफ. So across all the lectures of chapter number 8 आपने मेरे मुंह से अक्सर ये सुना है एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. नाउ कैटलिस्ट टर्म क्या होती है? जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा. दिस टर्म कैटलिस्ट बेसिकली ये वो सब्सटेंसेस होती हैं, ये वो मिक्सचर्स या कंपाउंड्स, ये वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक रिएक्शन को स्पीड अप करने में. Now, for instance, हमारे अंदर डाइजेशन के दौरान इंटायर प्रोसेस होता है 3 से 4 घंटे के अंदर. अगर तो हमारे अंदर ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स यानी के ना होते तो हमें शायद लेट्स से आज सुबह का अगर जो मैंने नाश्ता किया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आई वुड हैव रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 to 4 days. मैं जो आज नाश्ता करके आया हूं मुझे उसको डाइजेस्ट करने के लिए 3 से 4 दिन लग जाते अगर मेरे अंदर ये नेचुरल ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स ना होते तो. सो एंजाइम्स क्या करते हैं? दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. एज फार एज डाइजेशन इज कंसर्न उसके अंदर जैसे माउथ है, मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि मुंह के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं और आपको मैंने इंसिस्ट किया था, ताकीद की थी मैंने आपसे कि आपने एक चार्ट बनाना है कि माउथ के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, स्टमक के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं और वो किस किस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू व्हिच सिंपलर फॉर्म्स. आई होप आपने वो चार्ट बनाया हुआ होगा. अब आप उसको जरा सामने भी रख लें उस चार्ट को. नाउ अगेन कमिंग बैक टू व्हाट एंजाइम्स आर, हाउ दे वर्क, इनको क्या चीजें इफेक्ट करती हैं. मैंने आपको ये बताया भी था और मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं. सो लेट्स रिवाइज इट एज वेल. एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. इसकी जो नेचर है ये बने होते हैं प्रोटीन्स से. नाउ एंजाइम्स का फंक्शन आपको भी मैंने जैसे बताया है कि इट हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शन. इसके साथ साथ एंजाइम एक और काम भी करता है. जो हमें एनर्जी चाहिए एक केमिकल रिएक्शन के लिए उसको असिस्ट करता है उसको कम करने में. जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको असिस्ट करता है कम करने में, यूटिलाइज. यानी कि एक एंजाइम है वो अगर तो लेट्स से हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू माल्टोज. अब एंजाइम क्या कर रहा है? एक तो वो एनर्जी कम रिक्वायर कर रहा है और नंबर 2 वो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है. वरना ये सारी स्टार्च तो मुंह में टूटेगी नहीं, ये जाके अंदर टूटना शुरू होगी, फिर स्टमक और उसके बाद जाएगी फिर इंटेस्टाइन्स के अंदर. सो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस लंबा भी हो जाएगा एंड इट टेक मोर टाइम. दैट इज व्हाई एंजाइम्स बेसिकली इनकी 2 खूबियां हैं. एक तो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को और दूसरा ये कम एनर्जी लेता है फॉर दैट रिएक्शन टू टेक प्लेस. So, that is the process of enzymes actions. अब बोर्ड की तरफ देखिएगा. मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पे एक लिख के दी हुई है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, दैट दे ब्रेक डाउन, दे असिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस. अब वो असिस्टेंस को डिफाइन कर रहा हूं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू. स्टार्च है उसका लेट्स से इतना लंबा एक मॉलिक्यूल है. एंजाइम क्या करेगा? उसको चंक्स में तोड़ देगा. जब वो चंक्स में टूट जाएगा नेचुरली अगेन इट विल कम इनटू अ वेरी सिंपलर फॉर्म. और वो जो सिंपलर फॉर्म है उसको ब्लड में डिफ्यूज करने में आसानी होगी. फॉर एग्जाम्पल हम एक जरा हट के कॉन्सेप्ट से हट के एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक हम लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम, और मैंने अगर तो गुजरना है इतनी सी जगह के अंदर से, डू यू थिंक कि मैं गुजर सकता हूं इसके अंदर से? शायद मेरा तो मुंह भी ना गुजरे इसमें,
बट एंजाइम क्या करेगा, मुझे ब्रेक डाउन कर देगा इनटू स्मॉलर पीसेस और मैं बआसानी उस चीज के अंदर से गुजर जाऊंगा. दैट इज हाउ स्टार्च मॉलिक्यूल बीइंग वेरी लार्ज इन साइज उसको तोड़ देता है मॉल्टोज में, सो दैट आगे जाके जब डाइजेशन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, वहां पे जाके ये ब्लड के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाए. डिफ्यूज का मतलब क्या है कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन इट गोज इनटू द ब्लड, जहां पे ग्लूकोज की इस वक्त या मॉल्टोज की इस वक्त या किसी भी शुगर की इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कम है. दैट्स डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये पास ऑन कर जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स इनटू द ब्लड वेसल्स. दैट्स हाउ सिंप्लीफाइड और बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट है एंजाइम्स को समझने का, उसकी एक्शन को समझने का, उसकी नेचर को समझने का. नाउ चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ. सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू डायग्रामेटिकली कि किस तरह से एक एंजाइम एक्शन कर रहा है. हाउ डज एन एंजाइम वर्क्स. नाउ अब मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से एंजाइम काम करता है. लुक एट द बोर्ड. ये एक स्टार्च का एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है. इतना होता नहीं है लेकिन इससे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये एक स्टार्च का मॉलिक्यूल है. सो ऑल द ब्लू एरोज जो पॉइंट कर रहे हैं इस वक्त, वो पॉइंट कर रहे हैं जहां पे एंजाइम ने आके काम करना है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जब एंजाइम इस चीज को तोड़ देता है, यहां से तोड़ना शुरू कर देता है, तो ग्लूकोज आके सिंपल फॉर्म में आपके सामने टूट जाती है. That's how enzymes are working. Furthermore, डाइजेशन के अंदर अब क्या होता है, अब हम चलते हैं एक स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ, जहां पे क्या नाम है, स्टार्च जो है वो टूट रही है. स्टार्च टूट रही है इनटू ग्लूकोज, जस्ट लाइक ओवर हियर. यहां पे रेड एरो सारे पॉइंट कर रहे हैं स्टार्च मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग डाउन पे. ये सारे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं जब एंजाइम इस पे काम करता है, इसको तोड़ देता है. ये सारा एंजाइम इस मॉलिक्यूल को तोड़ देगा. अब आपके पास क्या रह गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. दिस ऑल सर्कल राइट नाउ विच इज रिप्रेजेंटिंग G, विच मींस ग्लूकोज. ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है फिर आगे जाके इंटेस्टाइन्स की वॉल में से क्रॉस करता है और ब्लड वेसल में दाखिल हो जाता है. दैट्स हाउ द डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस. अब ब्लड वेसल के अंदर चूंकि ग्लूकोज नहीं होता, यह हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, ये चला जाता है इनटू अ लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया जो कि ब्लड वेसल है. ब्लड वेसल यहां पे इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है कैपिलरीज को, जो कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क होता है इंटेस्टाइन्स के साथ साथ जो चल रहा है, और उसके अंदर ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है. दैट इज हाउ एंजाइम्स आर वर्किंग. ये है एंजाइम्स का पूरा एक एक्शन कि हाउ आर दे वर्किंग. नाउ एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि एंजाइम्स क्या करते हैं. एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया आपके दिमाग में कि एंजाइम्स आर राइट नाउ ब्रेकिंग डाउन द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एंड डाइजेस्टेबल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स. नंबर 2, ये जो पूरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर करता है, ये उसको कम यूज करता है. जितनी मिनिमम एनर्जी ये यूज कर ले, दैट इज हाउ गुड इट इज. वरना तो डाइजेशन के दौरान ही यू वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डाइजेस्ट फूड. सो एंजाइम्स का ये दो मेन फंक्शंस हैं, एक तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करना और दूसरा मॉलिक्यूल्स को तोड़ना टू सिंपलर फॉर्म्स. अब हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स की नेचर क्या है, इसको क्या चीज अफेक्ट कर सकती है. चलते हैं तीसरी बोर्ड की तरफ. नाउ एंजाइम्स को इफेक्ट क्या करता है. देयर आर 2 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स एंजाइम्स ग्रेटली. 1 is the pH level, 2 is the temperature. pH क्या होता है, यानी कि एसिडिटी और अल्कलाइन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टमक के अंदर, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था, अगर आपको याद नहीं है, अगर रिवाइज नहीं किया, गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड लिसन टू दैट
लेक्चर वेरी केयरफुली और वो डायग्राम को जरूर देखिएगा जिसके अंदर मैंने स्टमक ड्रॉ किया हुआ है और स्टमक के अंदर मैंने उसके साथ लिखा हुआ है HCl। हाइड्रोक्लोरिक इज एन एसिड, यानी कि आपके स्टमक के अंदर पीएच क्या है, एसिडिक है। अब आपके स्टमक के अंदर जो है प्रोटीएजेस जो हैं वो तो काम करेंगे, लेकिन हो सकता है बाकी के एंजाइम्स उस वक्त काम ना करें। एंजाइम्स बेसिकली, here's a factor, here's an interesting right now point that I want to explain it to you over here. Before I move on, enzymes are very specific in their job nature. उनका जो काम है उसमें बहुत स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, salivary amylase will never break down proteins. Proteases will never break down fatty acids. ये फैट्स को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये ग्लिसरॉल नहीं बनाएगा। इसी तरह से प्रोटीएज जो प्रोटीन्स को तोड़ता है वो स्टार्च को नहीं तोड़ सकता। सो दे आर वेरी स्पेसिफाइड इन देयर नेचर। अपने फंक्शंस में ये बहुत मखसूस होते हैं। इसका रीजन क्या है? अब ये जरा किताब से हटके आई वांट टू गिव यू दिस नॉलेज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रीजन बीइंग कि जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो डिफाइन करता है कि उसका नेचर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एंजाइम है, उसका जो एंटायर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ बना ही कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए है, वो कभी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ सकता। रीजन क्या है उसका? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर कुछ और है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कुछ और है। दैट्स द रीजन कि वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ रहा था वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही तोड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के लिए बना हुआ है। अब चूंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए वो उसको नहीं तोड़ सकता। दैट्स द रीजन। सो दैट यू नो व्हाई एंजाइम्स आर और व्हाई एंजाइम्स हैव वेरी स्पेसिफिक जॉब नेचर। उनका फंक्शन क्यों इतना स्पेसिफिक होता है। नाउ इसी तरह से जब इनका जॉब नेचर, इनका फंक्शन इज स्पेसिफिक, इसी तरह से इनके जो फैक्टर्स इनको जो अफेक्ट करते हैं वो भी बड़े स्पेसिफाइड होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। नाउ उसमें क्या स्पेसिफिसिटी है, लेट्स स्टडी दैट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टमक के अंदर प्रोटीएजेस, द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, वो तो काम करता है, बट बाकी एंजाइम्स उस तरह से फंक्शन नहीं करते जिस तरह से वो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज उसका नेचर जिसके अंदर वो एक्टिवेट होता है, जिसके अंदर वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करता है, जिसके अंदर उसने अपना जॉब परफॉर्म करनी है, वो फेवरेबल है। सो द पीएच लेवल इज फेवरेबल फॉर प्रोटीएजेस टू फंक्शन। इसी तरह से फैटी एसिड्स को तोड़ने के लिए एंजाइम को कौन सी नेचर रिक्वायर्ड है? एल्कलाइन। आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर एल्कलाइन नेचर शुरू हो चुका होता है। इसी वजह से अगेन जो लास्ट डायग्राम में मैंने आपको बताया था और आपको मैंने दिखाया था कि स्टमक से जैसे ही इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है तो स्टमक की जो एसिडिटी है वो इंटेस्टाइन्स में जाते जाते न्यूट्रलाइज हो जाती है, जीरो हो जाती है। वो एल्कलाइन शुरू हो चुका होता है, इस वजह से एसिडिक नेचर खत्म हो चुका होता है। तभी बाकी के एंजाइम्स जो कि उस नेचर के लिए बने हुए हैं, उस पीएच लेवल के लिए बने हुए हैं, वो अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ये तो एक फैक्टर है। दूसरा मेन फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट्स एंजाइम्स ग्रेटली। हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है दैट्स 37 डिग्री सेल्सियस, अ नॉर्मल टेम्परेचर। यही अगर आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एंजाइम्स को इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली बुखार के अंदर अक्सर आपने फील किया होगा कि आपका खाने का दिल नहीं कर रहा होता, या अगर आप खा लें तो आप थोड़ा सा ही खाते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर द एंटायर नॉर्मल डाइजेशन। वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, आपका जिस्म तैयार नहीं है, आपके एंजाइम्स तैयार नहीं है, बिकॉज आपकी बॉडी का टेम्परेचर इस वक्त एक्सीड कर चुका हुआ है। सो ऑल एंजाइम्स work very better and they perform their functions magnificently only at a normal body temperature, that is 37 degrees Celsius. हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है that's 37 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन भी
बेटर करती है इस टेम्परेचर के अंदर। और हम नेचुरली इस चीज के लिए बने हुए हैं कि हम इस टेम्परेचर को मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल अगर गर्मियां हैं तो हम क्या रिक्वायर करते हैं कि एसी चल रहा हो, अगर सर्दियां हैं तो वी रिक्वायर हीट। व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी इज कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप वर्किंग ऑन मेंटेनिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या आ जाता है? सो दैट योर एंजाइम्स दैट आर ब्रेकिंग डाउन, that are assisting in a lot of chemical reactions, not just only in digestion, बाकी जगह पे भी आपके खानों के साथ साथ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके अंदर भी जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एंजाइम्स, उसको नॉर्मली परफॉर्म कर सके। नाउ अब हम दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको स्टडी करते हैं, हाउ एंजाइम्स गेट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड हाउ आर दे बीइंग अफेक्टेड बाय पीएच लेवल। Now look at this animation. इस एनिमेशन के अंदर हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं how does the temperature affect enzymes. So now I will explain this entire phenomena through two experiments, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे pH लेवल अफेक्ट करता है एंजाइम्स को और कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है एंजाइम्स को। Now experiment number 1. Look at the animation right now, जो अब आपके साथ अब चलने लगी है। स्टेप नंबर 1 जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं विद टेम्परेचर। हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, ऑलराइट, उसके अंदर स्लाइवा है और स्टार्च है। सो दीज 2 स्पेसिमेंस आर टेकन। एक को हमने रख दिया फ्रिज के अंदर सो दैट हम उसके टेम्परेचर गिरा दें। एक हमने नॉर्मल टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस रखा और दूसरे के अंदर हमने क्या किया है, एक बीकर के अंदर उबलते हुए पानी के अंदर उस टेस्ट ट्यूब को डाल दिया है। सो नाउ व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? वी आर एक्सपेक्टिंग 3 स्पेसिमेंट्स, जिसके अंदर हमें यह पता लगेगा कि एंजाइम आया क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है और 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, या वो बॉइलिंग वाटर के अंदर एट 100 डिग्री सेल्सियस काम करता है। नाउ स्टेप नंबर 2, अब आपने ये टेस्ट ट्यूब्स निकालनी है। नाउ क्विकली मूविंग टू स्टेप नंबर 3। अब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, A, B एंड C। A एक्चुअली ओवर हियर रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर स्लाइवा एंड स्टार्च जो है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस है। टेस्ट ट्यूब B रिप्रेजेंट्स जिसके अंदर स्लाइवा एंड स्टार्च है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। टेस्ट ट्यूब C एक्चुअली ओवर हियर रिप्रेजेंट्स यस द बॉइलिंग वाटर वाली, जिसके अंदर इसका टेम्परेचर इस वक्त एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हम क्या करते हैं, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आपको याद होगा कौन सा टेस्ट था? आयोडीन टेस्ट। एग्जैक्टली। सो वी विल ओवर हियर परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। अब आपने एक डिश ली है और आपने उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप A, B एंड C। अगेन अब टेस्ट ट्यूब A को यूटिलाइज करेंगे फॉर ग्रुप A नाउ। अब उसके अंदर अब आप ये अपने इस स्पेसिमेन को 3-4 ड्रॉप्स डाल दें और ऊपर टाइम नोट कर लें उसी स्पेसिमेन के ऊपर कि इसको आपने चेक करना है 1 मिनट के बाद, दूसरे को आपने चेक करना है 5 मिनट के बाद, तीसरे को आपने चेक करना है 10 मिनट के बाद। अब आपने सबके ऊपर उसी स्पेसिमेंस के ऊपर, तीनों स्पेसिमेंस के ऊपर जो टाइम आपने डिफरेंट के ऊपर नोट करना है, उसमें आयोडीन के चंद अदद कतरे डाल दें। नाउ स्टार्ट नोटिंग। अगेन रिपीट दिस विद ग्रुप A, जो आपने उसमें किया उसी को आपने रिपीट करना है ग्रुप B एंड C। तीनों के अंदर आपने अब आयोडीन की कुछ अदद कतरे डाल दिए। व्हाट डू यू थिंक वुड द रिजल्ट बी? किसके अंदर आयोडीन ब्राउन से ब्लू ब्लैक होना शुरू हुआ है? एग्जैक्टली सबके अंदर। सो उससे क्या डिटेक्ट किया हमने? स्टार्च को डिटेक्ट किया। लेकिन ये ग्रुप नंबर जो B आपने डाला था उसके अंदर क्या होता है, आप 10 मिनट बाद देखते हैं कि वहां पे आपके पास ब्लू ब्लैक वो आया ही नहीं कलर, वहां पे वो आयोडीन वाला कलर ही रहा, ब्राउन। सो दैट मीन्स कि वहां पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका हुआ है, स्टार्च टूट चुका है ग्लूकोज के अंदर। दैट शोज इन दिस एक्सपेरिमेंट के enzyme was working very well at 37 degree Celsius, whereas बाकी सारे के अंदर
आपका स्टार्च ही डिटेक्ट होता आ रहा है। वाई? बिकॉज वो सारे के सारे ब्लू ब्लैक हो गए हैं फ्रॉम ब्राउन, सवाए आपके ग्रुप बी के अंदर। नाउ अगेन, नाउ वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर पीएच लेवल को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से आपने रिपीट करना है। आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, एक का आपने अंदर उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दिया, दूसरे का आपने बिल्कुल नॉर्मल रखा, उसी तरह से आपने स्लाइवा और स्टार्च को रखा, तीसरे के अंदर आपने एक अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला। सो दीज आर द 3 स्पेसिमेंस राइट नाउ। अगेन उसी तरह से आपने वर्किंग करनी है। इसी तरह से आपने एक डिश ली, उसके अंदर आपने उसको डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स में, ग्रुप ए, बी एंड सी, वेयर ए एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एसिडिक नेचर वाला आपका मिक्सचर, बी रिप्रेजेंट्स नॉर्मल जिसके अंदर सिर्फ पानी है, उसका पीएच लेवल 0 होता है, तीसरा आपने रखा है अल्कलाइन। अब अगेन आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करें। आपकी ग्रुप ए और सी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टार्च डिटेक्ट होती आ रही है इवन आफ्टर 10 मिनट्स, बट इन ग्रुप बी वो ब्राउन आपके पास कलर आ रहा है आखिर में। दैट मीन्स कि एट नॉर्मल पीएच स्टार्च जो है वो टूट गया ग्लूकोज में। दैट प्रूव्स कि हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ जिसका एक नॉर्मल पीएच होता है, ये बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता, ना ही ये अल्कलाइन होता है। हमारा स्टमक इज एसिडिक, इंटेस्टाइन्स आर अल्कलाइन, सो वो हर एंजाइम उसी नेचर के हिसाब से काम करता है। दैट्स व्हाट एंजाइम्स आर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत क्लियरली समझ आया होगा। नाउ by ending this chapter, I want you to actually listen to all the lectures of this chapter again very carefully, और किताब से एक दफा इस चैप्टर को पढ़ लें। I'll guarantee you कि यह आपको चैप्टर अब कभी भी नहीं भूलेगा। और जितने आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप बहुत इजीली विदाउट एनी असिस्टेंस इसको हल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, दिस इज द ओनली की for you to secure 100% marks. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।